हेलो साथियों, आप सभी लोगों का दिग्विजय सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने वाले हैं, जो आज ऐसे आपको पढ़ाएंगे आज तक किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। तो देखिए, एक्टिव यानी कि सक्रिय होता है और पैसिव यानी कि निष्क्रिय होता है। वॉइस यानी कि वाच होता है, एक कोई वाक होता है। ठीक है, तो आज हम आपको सक्रिय और निष्क्रिय वाच पढ़ाने वाले हैं, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है एक्टिव वॉइस की हम डेफिनेशन देखें कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो उसको हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो साथियों, एक्टिव वॉइस जिन वाक्यों में यदि कोई आपको वाक्य दिया गया है जिसमें सब्जेक्ट कर्ता को अधिक महत्व दिया जाता है, सब्जेक्ट पर कर्ता पर अधिक दबाव डाला जाता है, तो वहां पर वह वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। आपको लिखना है जिस वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जाता है तो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। यानी कि सीधी से हम बोले, जिन वाक्यों में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट का उस पे जोर चलता है, तो वह कौन सा वाक्य कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पे कहें सीता कुद फूल, यहाँ पे देखिए पूरे वाक्य में जो सीता पे दबाव डाला जा रहा है कि सीता खाना पकाती है, तो सीता पे यहाँ पे सीता को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो पूरा काम यहाँ पे किसका है? सीता का है कि नहीं है? तो यहाँ पे सभी काम सीता का है, अधिक महत्व सीता को दिया जा रहा है, इसमें प्रधानता सीता की है, तो ये वाक्य कौन सा होगा? एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, तो चलते हैं पैसिव वॉइस पर। पैसिव वॉइस देखो, तो पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में इसका अपोजिट होता है, उसमें कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है। उस वाक्य में कर्म की प्रधानता मानी जाती है, कर्म का दबाव चलता है वहां पे, इसलिए उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म का दबदबा चलता है यानी कि अधिक महत्व दिया जाता है, तो उन वाक्यों को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। आपको लिखना इस प्रकार से है, जिन वाक्यों में कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जाता है, तो उन्हें हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल में हम लिखें, जैसे एग्जाम्पल में लिखो आप कि यहाँ पे इसी को बना देते हैं, द फूड इज कुक्ड बाय सीता। ये बड़ा बनेगा क्योंकि नाम का पहला अक्षर पहला कैपिटल अक्षर बनता है। ठीक है, कहीं भी बने। तो यहाँ देखिए
जो खाना है खाना सीता के द्वारा पकाया जा रहा है। यहाँ देखिए, हम सीता को हटा भी दें तो क्या बनेगा, खाना पकाया जा रहा है। एक अपने आप में सेंटेंस पूर्ण रूप से सही है कि खाना पकाया जा रहा है। अब वो मालूम नहीं है को कौन पका रहा है, तो आपको कोई पता नहीं है ये कौन पका रहा है, लेकिन खाना पकाया जा रहा है, तो अपने आप में ही एक सेंटेंस सही है। यहाँ पे देखिए, सीता खाना पकाती है, हम यहाँ कहते हैं इसे छुपा लें तो खाना पकाती है। खाना पकाती है, क्या इसका मतलब निकल रहा है, कोई औचित्य है इसका, खाना पकाती है, कोई इसका मतलब नहीं निकल रहा है, सेंटेंस का कोई समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है, खाना पकाया जा रहा है, अभी खाना पक रहा है, खाना पकाया जा रहा है, अब पता नहीं किसके द्वारा पकाया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रधानता किसको है, ऑब्जेक्ट को दी गई है। किसको दी गई है, ऑब्जेक्ट को दी गई है, इसलिए हम इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म यानी ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जाता है उन्हें हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट है कुछ, तो उन्हें आप बिल्कुल ध्यान रखना, उनकी सहायता से आप पैसिव वॉइस बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे डाल लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, तो उन्हें आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। सबसे पहला पॉइंट है, जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आती है वो किस पे निर्भर रहती है, वो हमारे टेंस पर निर्भर रहती है। टेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आएगी, पास्ट इंडेफिनिट का हुआ तब भी नहीं आएगी, सिंपल हुआ। और ये जो होती है हेल्पिंग वर्ब किस एक्टिव वॉइस में किस पर निर्भर रहती है, टेंस पर निर्भर रहती है। तो यदि आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब टेंस पर निर्भर रहती है। किस पर निर्भर रहती है, टेंस पर निर्भर रहती है। परंतु जो अपना पैसिव वॉइस बनाया जाता है उसमें याद रखना, उसमें हर हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लगती है बहुत ही आवश्यक होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। हेल्पिंग वर्ब में जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का होना ये बहुत ही आवश्यक है। बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता कभी भी। तो क्या लिखना, परंतु पैसिव वॉइस में हम देखो इसको लिखेंगे, एक्टिव वॉइस को ए भी लिख देंगे और पैसिव वॉइस को पी भी लिख देंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत करना। परंतु पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है, अति आवश्यक है हेल्पिंग वर्ब का होना। और दूसरा पॉइंट लिख लेना कि पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नहीं बन सकता। तो लिख लेना, पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के संभव नहीं है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या होगा, जो हमारी एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब होती है किस पर निर्भर रहती है, हमारी किस पर निर्भर रहती है, टेंस पर निर्भर रहती है। किस पर निर्भर रहती है, टेंस पर निर्भर रहती है। परंतु पैसिव वॉइस में मेन वर्ब होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में आती है, V3 के रूप में आती है। तो उसी को लिखना है, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब होती है, जो मेन वर्ब टेंस पर निर्भर रहती है, परंतु पैसिव वॉइस में मेन वर्ब होती है जो अपनी मुख्य क्रिया होती है, यानी कि ये इसका मतलब है मुख्य क्रिया होती है, जो मुख्य क्रिया इसका मतलब है
अपनी जो मुख्य क्रिया होती है वो टेंस पर निर्भर रहती है, किसमें, एक्टिव वॉइस में। परंतु परंतु जो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब लगाई जाती है वो हर हमेशा V3 यानी कि थर्ड फॉर्म के रूप में आती है। किसके रूप में आती है, थर्ड फॉर्म यानी कि V3 के रूप में आती है, V3 के रूप में आती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 पॉइंट। तो चौथा पॉइंट लिखते हैं ऊपर, सिर्फ ये दे रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब होती है वो टेंस पर निर्भर रहती है। कैसे टेंस पर निर्भर रहती है, ऐसे मैंने बताया आपको, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ, सिंपल हुआ तो उसमें एस लग जाता है, एस लग रहा है। और वो ऐसे कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसी प्रकार से किसी में सेकंड फॉर्म लगती है। तो क्या होता है, और पैसिव वॉइस में हर हमेशा याद रखना V3 लगती है, यानी कि मेन का तीसरा रूप लगता है, मेन वर्ब का तीसरा रूप लगता है। जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसका थर्ड फॉर्म लगता है, उपयोग किया जाता है। तो आपको पैसिव वॉइस में कुछ भी नहीं देखना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं चौथा नंबर क्या होगा कि पैसिव वॉइस मेन वर्ब की V3 यानी कि थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से लिख देना, थर्ड फॉर्म के बिना संभव नहीं है। क्या नहीं है, संभव नहीं है। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 मेन वर्ब की आनी चाहिए, तभी सही माना जाएगा, यानी कि नहीं होगा तो आपका गलत होगा। हर हमेशा पैसिव वॉइस में क्या होनी चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो आ जाइए, ये चौथा पॉइंट था। ये पांचवा पॉइंट क्या है कि जो पैसिव वॉइस में जो प्रीपोजिशन होता है जो आपका कौन सा, जो बाई लगाया जाता है, बाई लगता है पैसिव वॉइस में, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होगा। यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखें, नहीं हम लिखवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेना, कुछ ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेना और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिख लेना। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे आपने यहाँ ले लिया, यू ले लिया, तो यू का क्या हो जाएगा, यू होता है, यू का यू ही रहता है। ठीक है, ऐसे आपने आई ले लिया तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आपने वी ले लिया तो वी का क्या हो जाएगा, आस हो जाएगा। ठीक, आपने इट ले लिया तो इट का क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट ही रहेगा। ठीक, और आपने दे ले लिया तो दे का क्या हो जाएगा, इसका देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और है तो ऊपर का हटा दे रहे हैं हम। आपका आई वी यू दे हो गया, और क्या बचा, कोई नहीं, तो आपका यू बना रहने दो। आपके हो गए, कुछ अभी रह गए होंगे तो आगे सेंटेंस में आपके प्रयोग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है किसका, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, ये हो गए आपके, तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो इन्हें आपको अपने माइंड में बिल्कुल फिट रखना है, याद रखना है। ठीक है, इन्हीं की सहायता से आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
आपकी थ्योरी खत्म हो गई। आपके अब आएगी एक्टिव पैसिव की बारी। तो तैयार रहिए एक्टिव पैसिव बनाने के लिए।